की कमजोरी के साथ शुरुआत के आसार एसजीएक्स निफ्टी से 11,500 होल्ड करेंगे या उसके नीचे खुलेंगे, और नीचे खुले तो कहां खरीदारी करनी है, किन लेवल्स पर नजर रखनी है और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स रहेंगे मजबूत या फिर कमजोर। बैंक निफ्टी की कल की जबरदस्त तेजी क्या आज भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ये सारे सवाल लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे क्यूज आ रहे हैं, मार्केट का एक्शन भरपूर रहने वाला है, तो जानते हैं। सबसे पहले अनिल जी, आज के बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं सर? दीप, बड़े ट्रिगर्स की बात करें तो डाउ एकदम सपाट बंद हुआ है। हालांकि दिन के दौरान एक्शन भरपूर था और रात को तो ऐसा लग रहा था कि एक मजबूत सेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बाद में सेकंड हाफ में जो प्रॉफिट बुकिंग आई एकदम सपाट बंद होता हुआ दिखा। लेकिन नैस्डैक ने अपनी रफ्तार बरकरार की। 1.25% की मजबूती आपको नैस्डैक में नजर आएगी कल के इस सेशन में, तो वहां पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार हुआ। कैश मार्केट में मार्जिन और पेनल्टी के नए नियम आज से अब लागू हो गए। 15 दिन का जो समय सेबी ने दिया था रिलैक्सेशन के तौर पर ताकि आप सिस्टम को समझ लें, वो खत्म है। सर्दियों में भी एलएसी पर फौज की भारी तैनाती रहेगी, ऐसा संकेत आता हुआ दिख रहा है भारतीय सेना की तरफ से, और रक्षा संवेदनशील है, इस पर भी नजर आएगी। कोरोना के मरीजों की संख्या अब 50 लाख के पार निकल चुकी है भारत में, तो ये है वो तमाम संकेत जिन पर रखनी है आपको नजर। बिल्कुल अनिल जी, कई सारे संकेत हैं और एक बड़ा फैक्टर भी है जो आज मार्केट एक्शन को डोमिनेट करेगा। उसके बारे में बात करें सर, उससे पहले ये जो चीन का विषय है, कल हमने देखा सर, रक्षा मंत्री का भी बयान था, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, आज भी 11 बजे राज्यसभा में बयान है, पर ये फैक्टर कहीं ना कहीं मार्केट के माइंड पर प्ले करता है और रोज हमको दिख ही रहा है सर। किस तरह से आप देख रहे हैं इस सिचुएशन को इस समय? कोई डाउट नहीं दीप कि ये फैक्टर बड़ा है और यही भारतीय बाजारों की बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकता है या फिर ब्रेक लगा सकता है। कल जिस तरह से रक्षा मंत्री ने एक संतुलित और सधावा बयान संसद में दिया, उससे एक चीज़ साफ है कि भारत इस मामले को लेकर बहुत एग्रेसिव नहीं है, लेकिन यह भी साफ है कि भारत इस मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को समझ रहा है। उनका एक मानना है कि अभी भी सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील है, यानी कि बात कभी भी बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है, और बातचीत का दौर चल रहा है तो बात बनने में बन भी सकती है। यानी कि किसी भी तरफ आप डेवलपमेंट बड़े होते हुए देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस लिहाज से अब भी आपको ओवरनाइट पोजीशंस रखने में या इंट्राडे पोजीशंस रखने में वो सावधानी तो रखनी होगी। इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आप बाजार देखेंगे, बाजार के ट्रेंड को देखेंगे, इंडाइसेस को देखेंगे, स्टॉक्स को देखेंगे, बेहद मजबूत दिखेंगे और हैं भी। लेकिन कभी भी किसी भी वक्त कोई खबर पर एक तेज़ी से बाजार में रिएक्शन ऊपर या नीचे की तरफ आ जाए तो बड़ी बात नहीं। अच्छी खबरें आ जाए कि सेनाएं पीछे हट रही है, बातचीत सफल हो रही है, तनाव घटाने पर दोनों देश सहमत हो गए। देखिए, वहाँ पर विदेश मंत्री हमारे और चीन के मिले हैं मॉस्को में, 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया भी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कहीं कोई खबरें ऐसी नहीं आ रही जिससे कि आपको ये कंफर्ट मिले कि तनाव कम हुआ है। कल देर शाम फिर से अरुणाचल प्रदेश के भीतरी इलाकों में थोड़े से सैनिकों के जमाव की खबरें आती हुई दिखी है और हमारे सैनिक भी वहाँ पर ज़्यादा पहुँचते हुए दिखे हैं, चीन के पहुँच रहे हैं। तो ये सारे आप देखिए, लद्दाख से अब अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी और हलचल बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये पहले गलवान में हुआ, तो सीमा पर तनाव है, ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, या फिर पोजिशनल 2-4 दिनों के लिए ट्रेड करते हैं और ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं, तो फिर आपको सतर्कता और सावधानी रखने की ज़रूरत है। और उतार चढ़ाव दोनों ही तरफ आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी खबर आए तो कोई बड़ी बात नहीं कि निफ्टी आपको तुरंत 11,800 की तरफ भागता हुआ नजर आए, और कोई ख़राब खबर आ जाए तो वापस से आप 11,200, 11,300 की तरफ आ जाएं, तब भी बड़ी बात नहीं। तो बड़े मुंह के लिए बाजार किसी खबर पर रिएक्शन दे सकता है, और अभी तक खबरें जो है वो ये कि तनाव बना हुआ है, तनाव में कहीं कोई कमी नहीं आई है, और अगर ये तनाव बढ़ता है तो बाजार में करेक्शन आएगा, और तनाव घटता है तो तेज़ी से बढ़ेगी। खबर क्या आ सकती है, कैसे आ सकती है, ये न मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप सावधानी रखें। न्यूज़ जो पता नहीं है उसे सोचने की और उसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी न करें। आपको आपके हाथ में है, जो कर सकते हैं वो ये कि पोजीशन हल्की रखें। आपके हाथ में ये है
कि आप अपने पोजीशन पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, फिर वो पोजीशन दोनों ही तरह की हो, तेजी या मंदी की। देखिए अच्छी खबर आई तो बाजार भागेंगे भी उतना ही जोर से, और ख़राब खबर आई तो रिएक्शन भी शार्प आपको आता हुआ दिखेगा। अगर परसों बिना किसी खबर के निफ्टी 5 मिनट में 100 पॉइंट, 10 मिनट में 100 पॉइंट निकल सकता है, तो आप समझ लें खबर पर तो कुछ भी हो सकता है। तो वो सावधानी आपको रखनी है। फिर से कहूँगा, हमारी लाइन वही है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पोजीशन कम रखेंगे, स्टिक स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो बेहतर है। तो मैं सीमा पर जो सिचुएशन है उससे मैं पूरी तरह से ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ कि आंख बंद कर अंधाधुंध तेजी करनी चाहिए। ओवरनाइट पोजीशन में स्पेशली रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है। अदरवाइज आप डे ट्रेड के लिए भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सावधानी से ही करिए, क्वांटिटी कम रखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो रिस्क मैनेजमेंट पर आपका ध्यान ज़रूर रहना चाहिए और अपने रिस्क के हिसाब से ही इस बाजार में आप पोजीशन लें। सर दूसरी बड़ी बात, आज से फाइनली मार्जिन्स के रूल्स भी लागू हो जाएंगे थोड़े रिलैक्सेशन के बाद। क्या मार्केट्स अब तैयार हैं इस नियम के लिए? क्या अब आगे जाकर यहाँ से एक कंसर्न नहीं आना चाहिए? इस सिचुएशन पर आपकी क्या राय है? देखिए दीप, तैयारी की बात तो ऐसा ना कि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि रूल पहले बनता है, तैयारी बाद में होती है। रूल बनने के पहले तो आज तक कभी तैयार हुए नहीं। अगर आपको कहें कि आज एग्ज़ाम है, अगर हफ्ते 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन करके बाद में ले तो आपकी तैयारी और होगी, तो आप कहेंगे हाँ होगी, बाद में ले लीजिए, 7 दिन 10 दिन रुक जाइए। तो मेरा ये समझना है, और आप पूल के या तालाब के बाहर खड़े होकर अगर आप ये सोचें कि हाथ ऐसे हिलाना है, पैर ऐसे हिलाना है और आप कूद जाइए पानी में, आपको तैरना आ जाएगा, तो वो तो आने वाला है नहीं। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तैरना सीखेंगे नहीं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल है, थ्योरी में ठीक है, समझने में सीखने में अच्छी लगती है, लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिकली कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, फ्रेंचाइजीज, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स अपने आप को नए सिस्टम में किस तरह से ढाल रहे हैं, वो आज से पता चलेगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, जो मेरा 25-30 साल का अनुभव है दीप, ये 15 दिन जो सेबी ने दिए, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया होगा। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। सब लोगों ने कहा अच्छा 15 तारीख के बाद रूल लागू होंगे ना, तब देखेंगे। तो अब आज से आपको समझ में आएगा कि भाई प्लेज रीप्लेज कैसे होता है। अगर आज आप शेयर खरीद रहे हैं तो मार्जिन कितना देना है। अच्छा, एक सेबी का सर्कुलर कल देर शाम आया था क्लैरिफिकेशन के तौर पर, और उन्होंने ये बहुत साफ़ किया है, और मुझे लगता है वो हर एक ब्रोकर ने तो खैर पढ़े ही होंगे, लेकिन हर एक सब ब्रोकर, फ्रेंचाइजी को ये सर्कुलर रट लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि किस तरह के मार्जिन्स की शॉर्टफॉल नहीं चलेगी और किस तरह के मार्जिन्स T+2 में आप दे सकते हैं। किस तरह से अगर आप डिलीवरी एडवांस में देते हैं तो वहाँ पर मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, किस तरह में आपको एडवांस में देने के बावजूद मार्जिन की ज़रूरत है, कहाँ आप BTST ट्रेड्स किस तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि आप BTST ट्रेड्स नहीं कर सकते हैं, ये गलतफहमी दिमाग में मत रखिए कि BTST ट्रेड्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा शार्प, प्रॉम्प्ट और अलर्ट होना होगा। टाइम से आपको प्लेज रिप्लेज करना, डिलीवरी शिफ्ट करना, ताकि आप अर्ली पे इन कर पाएँ। दूसरी रिस्क ये कि अगर सामने वाले ने डिलीवरी नहीं दी तो वो एक रिस्क रहती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि नए मार्जिन सिस्टम आने के बाद जितने सावधान बायर्स होंगे उतने ही सावधान सेलर्स भी होंगे। अपनी डिलीवरी पहले शिफ्ट करके फिर बेचने की कोशिश करेंगे तो डिलीवरी शॉर्ट आने की संभावनाएं कम है। लेकिन जो नियम बदले हैं उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, और वो ये, अगर आप शेयर खरीदने का मन बना रहे हैं पहले अपने ब्रोकर से पूछ लें भाई मार्जिन कितना देना है। बेचने का मन बना रहे हैं तो पहले पूछ लें, या पहले शेयर ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद करें। मुझे लगता है 2-4 दिन 5 दिन में सब लोग तैयार हो जाएंगे, सिस्टम रेडी हो जाएगा, लोग प्रोसेस समझ जाएंगे, प्लेजिंग रीप्लेजिंग कैसे होती है। शुरुआत में आपको याद है कि जब नए नए ये बैंक्स वाले सिस्टम चालू हुए थे, आजकल तो आपने इधर ट्रांजेक्शन किया नहीं कि OTP 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 3 सेकंड में आपके पास आ जाती है। और कई बार आपने अगर नोटिस किया हो, मुझे होता है कि अगर दीप OTP है ना, अगर 2 सेकंड 3 सेकंड तक OTP अगर आपके मोबाइल पर ना आए तो आप अरे आ नहीं रही OTP, क्या इतना टाइम लगता है। और एक ज़माना था 2-2 3-3 मिनट में OTP भी आती थी, करेक्ट। तो अब OTP आने से हमें वो नहीं आने से अब वो चिंता होती है, और उस समय OTP आती थी तो ये टेंशन होता OTP आई है अब डालो, ये करो। तो धीरे धीरे आदमी सबकी आदत पड़ जाती है, आपकी भी सबकी आदत पड़ जाएगी कि अब OTP पे आने पर आपको प्लेज रीप्लेज करने हैं, ये डालना है। तो धीमे धीमे मुझे लगता है 2-4 दिनों की बात है, कोई खास बात नहीं। हाँ, लेकिन जो ज़्यादा मार्जिन देने हैं वो तो अब रूल है, सिस्टम है,
प्रोसेस है, आप सबको हम सबको फॉलो करना है। तो रूल को आप ध्यान में रखते हैं। तो अभी तक अगर आपने 15 दिन में नहीं समझे, जो कि आई एम श्योर नहीं समझा होगा, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस मेरा है ना इतने सालों से सिस्टम देखने की वजह से आ रहा है कि लोग जब तक नियम लादा ना जाए तब तक सीखने समझने की कोशिश नहीं करते। तो अब आज से आप अगले 2-3 दिनों तक, आज क्या है, बुधवार, मेरे ख्याल से बुध गुरु शुक्र 3 दिन आपके लिए काफ़ी हैं समझने के लिए कि आप कल का खरीदा हुआ आज बेचना चाहें तो कैसे बेच सकते हैं, डिलीवरी बेचनी तो कितना मार्जिन पहले रखना है, या शेयर पहले कैसे ट्रांसफ़र करना है, शेयर खरीदना है तो एडवांस में मार्जिन कैसा कितना रखना है, शेयर में मार्जिन कितना चलेगा, कैश में मार्जिन कितना चलेगा, तो वो और वार मार्जिन और मैक्सिमम लॉस वाली लिमिट वाला जो मार्जिन है, कौन सा मार्जिन आपको अपफ्रंट देना है, कौन सा आपका मार्जिन बाद में भी चलेगा, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बाजार रोज़ खुलते हैं 9:15 से 3:30, आज भी खुले रहेंगे, कल भी खुले रहेंगे। कोरोना में बंद नहीं हुए तो आगे कहाँ बंद होंगे, तो चिंता न करें, पहले सिस्टम समझ लें। नुकसान मार्केट में ट्रेड करके हो जाए चलेगा, मार्जिन ना देने की वजह से, कम देने की वजह से, सिस्टम नहीं समझने की वजह से पेनल्टी लगेगी, नहीं चलेगा। ठीक है, यही समझने वाली बात है दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो नए नियम लागू हो रहे हैं, तैयार हो जाते हैं इनके लिए। ये है अनिल जी की सलाह। 1-2 दिन की थोड़ा और एडजस्टमेंट पीरियड होगा, बट वैसे हम तैयार हैं। तो सर, आज के संकेतों की बात करते हैं। आज का सेटअप कैसा दिख रहा है, क्योंकि कल शाम हमने देखा अमेरिकी बाजारों में आखिरी घंटे में काफ़ी तेज़ वॉलेटिलिटी रही। आज फेड की पॉलिसी और आउटलुक भी आएगा, तो उस लिहाज से देखें तो आज का सेटअप क्या बता रहा है सर? सितंबर की शुरुआत से वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और आपको याद है दीप कि सितंबर के पहले हफ्ते में हमने कहा कि ये महीना अमेरिकी बाज़ारों के लिए, हमारे लिए वोलेटाइल मंथ है। और ये वोलेटिलिटी न सिर्फ इंट्राडे में है, ओवरनाइट भी है, ओपनिंग क्लोजिंग को लेकर भी है। आप देखिए 15 दिन निकल गए, अभी तक कहीं कोई उतार चढ़ाव में कमी या ख़त्म होने के संकेत नहीं आए हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तो अमेरिकी बाज़ार भी दोनों तरफ के इंटरेस्टिंग ट्रेड दिखा रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि ट्रेंड ख़राब होकर गिरने को तैयार है, तुरंत रिकवरी आती है, और जैसे लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ अब नया हाई बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो दोनों तरफ जो ट्रेड करना जानते हैं वो इस मार्केट में पैसा बना रहे हैं। आप देखिए कल सुबह अगर आपको बैंक निफ्टी नीचे की तरफ दिख रहा है 22,100 के आसपास, कल का लो देखिए आप 22,062 का लो है। अब वहाँ पर तो ये लग रहा था कि 22,000 तोड़ के नीचे आज नई रेंज में ना चला जाए। कल की परसों की जो क्लोजिंग थी 22,101 की थी, जो कि अब तक की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग। और कल सेकंड हाफ में देखिए क्या रिकवरी हुई। थैंक गॉड वो तो रिकवरी का मूव एकदम टाइमली पकड़ में आ गया कि चलिए बढ़ने वाला है, यहीं से इसको पकड़ लीजिए। अदरवाइज इस साथ 300 पॉइंट का मूव अगर आपका मिस हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। और टचवुड कि एकदम सही वक्त पर डेटा नज़र आ गया, एकदम सही वक्त पर मूड माहौल समझ में आ गया। नहीं तो हम इंतज़ार यही करते कि चलिए 3 बजे रक्षा मंत्री बयान दे देंगे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन उसके पहले ही बैंक निफ्टी ने जो लीडरशिप लिया और निफ्टी तो बाद में चला है। तो पॉइंट ये है कि इस वॉलेटिलिटी को आपको ट्रेड करना आना ज़रूरी है, और उसको ट्रेड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है दीप कि आपको कॉन्ट्रा सोचना पड़ेगा। ट्रेंड नहीं है, रेंज है। ट्रेंड को ट्रेड करना बड़ा आसान है कि हाँ तेज़ी का ट्रेंड है, किसी भी भाव में ले लिया, आज नहीं तो कल बिकेगा। और जब रेंज बाउंड ट्रेड हो तो आपको बहुत मुश्किल होकर काउंटर ट्रेड लेना पड़ता है, और तब आप पैसा बना पाते हैं। काउंटर ट्रेड का मतलब है कि रेंज के निचले स्तर पर, निचले सिरे पर आपको खरीदना है और ऊपरी सिरे पर आपको बेचना है। ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। इसे सीखने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 1। आइए अब बाकी संकेत आपको बता दूं। और बाकी संकेत दीप ऐसा है कि FIs के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार न्यूट्रल है, सेंटिमेंट मैंने न्यूट्रल रखा है, और ट्रेंड भी मेरा पॉजिटिव है, था, और अभी तक कोई बदलाव नहीं। निफ्टी 11,450 11,500 आज का दिन का सपोर्ट जोन है, इस रेंज में खुलेंगे। और जब तक 11,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करें तब तक आप कमजोरी मत समझिए, 11,500 का निर्णायक लेवल समझ लीजिए। लेकिन अगर किसी वजह से सीमा पर तनाव की वजह से कोई खबरें ऐसी आ जाए और अगर आप गिरें तो आपको 11,325 11,375 का अगला मजबूत सपोर्ट जोन मिलेगा। ऊपरी स्थानों पर 11,575 11,650 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है। आपको बता दूं 11,650 का लेवल मैंने यहाँ से निकाला है, 11,647 11,647, ये 28 अगस्त का अब तक का इस तेजी का जो हमने 23 मार्च से बनती हुई देखी है लो से, वो हाईएस्ट क्लोजिंग है। इसलिए 11,650 आपके लिए ऊपर का रुकावट का लेवल है। बैंक
22,075, 22,275 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में खरीदारी की सोचिए। 22,650, 22,750 ऊपरी ऐसी रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वैसे मुश्किल है इस रेंज को पार करना, फिर भी अगर हुआ तो 22,850 और 23,050, ये 200 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो मजबूत प्रॉफिट बुकिंग रेंज है जिस पर फोकस करना है। इस बीच निफ्टी की डे रेंज आपको बता दूं 11,500, 11,575 आज की छोटी रेंज है। 11,450, 11,600 आज की मीडियम रेंज है और 11,375 से लेके 11,650 या आज की बड़ी रेंज आप मान कर चलिए निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए जो रेंज निकल कर आएगी दीप वो है 22,275, 22,650 पहली रेंज। इनफैक्ट 22,550 भी हल्की रुकावट का लेवल है, लेकिन चूंकि हम उसके बेहद पास है इसलिए मैंने 22,650 सीधा लिखा है। 22,200, 22,750 ये मीडियम रेंज है और 22,050-75 से लेकर 22,850 आज की बड़ी रेंज मानकर आप चल सकते हैं दीप। ओके तो ये हैं आपके लिए कुछ रेंजेस जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए आज के एक्शन के लिए। सर कल का जो एक्शन देखें तो उसमें एफआईज की पोजीशनिंग और पीसीआर यहां पर कुछ बदलाव होते हुए दिखे हैं या सिमिलर लेवल्स पर ही दिख रहे हैं? नेट लॉन्ग एफआईज की 1% बढ़ी है, 51% से 52%, कोई खास फर्क नहीं है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा नीचे आया है, 1.47 से 1.36, विक्स 3% नीचे आया है। दीप एक और चीज़ मैं आगे आपको लेवल्स और रेंज बताऊं, ट्रेड बताऊं उससे पहले काफ़ी लोग कल से मुझे आज इन दिनों में शुरुआत में पहले भी जब ये रूल लागू हुए थे नए मार्जिन और पेनल्टी के, तब ये कह रहे ब्रोकर हमें लिमिट नहीं दे रहे हैं, बीटीएसटी नहीं करने दे रहे हैं। ये नहीं, देखिए इसमें एक सिंपल चीज़ समझिए, आप है ना ब्रोकर को कह सकते हैं कि वो ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा, लेकिन एक बात आपको ये भी समझनी चाहिए एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर, ब्रोकर का इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है? ब्रोकर का इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कि आप ट्रेड करें। अगर आप ट्रेड करेंगे तो उनके लिए ब्रोकरेज बनेगी और उनका बिजनेस चलेगा। तो कोई भी ब्रोकर जानबूझ के आपको मना नहीं करेगा कि आप ट्रेड मत करिए, मैं आपको लिमिट नहीं दे रहा हूँ। लिमिट देना उनके इंटरेस्ट में है, लिमिट नहीं देना उनके इंटरेस्ट में। तो ऐसे में अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत होगी सिस्टम की, कुछ तो प्रोसेस की दिक्कत होगी, कुछ समझ की दिक्कत होगी। तो 2-4 दिन शांति रखिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। अल्टीमेटली आप वो वैसा हाल है कि हर रोज़ थोड़ी आप ऐसा कि मतलब एक दिन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवा दी, 2 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो तुरंत ही हम आज के बाद इस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, नया डॉक्टर ले लेंगे, फिर उससे नहीं तो फिर तीसरा डॉक्टर। ऐसे आप न डॉक्टर बदलते हैं न ब्रोकर बदलते हैं। तो थोड़ी सी तालमेल बिठाइए, अंडरस्टैंडिंग बिठाइए। और बाकी रहा सवाल ये कि काफ़ी लोग करें कि इन नियमों के खिलाफ आप बात करिए, कराइए। देखिए अब जो नियम है, नियम बनाने में और नियम लागू करने में ढेर सारी चीज़ें जाती है। हर एक एंगल से आप सोचेंगे तो उस नियम के कुछ न कुछ फ़ायदे और कुछ न कुछ नुकसान दिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। आप इसके नुकसान ढूंढने जाएंगे 100% है, लिक्विडिटी को लेकर, इम्पैक्ट कॉस्ट को लेकर, लोगों के पार्टिसिपेशन को लेकर कमी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है ये चीज़ आपको और मुझे पता चलती तो क्या एक्सचेंज और सेबी को नहीं पता है? उनको भी पता है। इनफैक्ट एक्सचेंज तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के नियम लागू हो, ब्रोकर कभी भी नहीं चाहेंगे। तो ब्रोकर की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन एक्सचेंजेस की अपनी दिक्कतें हैं, सेबी की अपनी दिक्कतें हैं। और उन सब चीज़ों को लेकर अगर कोई भी नियम बनेगा तो कोई खुश होगा, कोई नाराज़ होगा। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे ट्रेडर्स ये सोचें कि उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। जो छोटे ब्रोकर्स हैं, क्योंकि आमतौर पर जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं या बड़े ब्रोकर्स हैं उनके मार्जिन सिस्टम मजबूत है और वो अब तक मार्जिन लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे ब्रोकर्स के लिए दिक्कत है, छोटे क्लाइंट्स के लिए दिक्कत है। लेकिन अब जब रूल हैं तो अब आपको इन रूल्स के भीतर कैसे काम करना है ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि अब भी हम इसी चीज़ को लेकर बैठे हैं कि भाई ये हो गया, अब क्या है, ये ख़राब है। अब कैसे इसमें आप काम करके कमा सकते हैं, कमाई के बारे में सोचिए। अब उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। आइए आपको एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन जो है उस पर मैं आपको बता दूं। स्टॉप लॉस आपका होगा 11,425 का इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी में इंट्राडे आपका स्टॉप लॉस मैंने इंट्राडे वाला स्टॉप लॉस मैंने कम किया है। इंट्राडे स्टॉप लॉस आप दीप इसको 22,200 करिए और क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस 22,650 का होगा। तो बैंक निफ्टी में एक बदलाव मैं कर रहा हूँ, इंट्राडे स्टॉप लॉस 22,200 है और क्लोजिंग वाला 22,650। नई पोजीशन के लिए ये आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मेरी गलती हुई है, मैं लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस बता रहा था आपको। हाँ, इंट्राडे 22,200 करिए इसको, बराबर है। एक सेकंड, मैं स्टॉप लॉस में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस 22,000 सही है
और 22,250 आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। इसको फिर से ठीक कर दीजिए। लॉन्ग पोजीशन का निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस है 11,425, क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी 11,425 है। बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस 22,000 सही लिखा हुआ था और 22,250 क्लोजिंग बेसिस पर ये दो स्टॉप लॉस रखिए। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 11,600 आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर, और बैंक निफ्टी में अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 22,650 का आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, इसको ध्यान में रखिए। आइए नई पोजीशन 11,450 11,500 की रेंज में आप एक बार निफ्टी खरीदने का सोच सकते हैं। इस रेंज में आपको मिलेगा भी, ऐसा लग रहा है, वहाँ पर खरीदारी करिए। लेकिन स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए स्ट्रिक्टली 11,375 का। 11,525, 11,575, 600 और 650 ये चार टारगेट के लिए निफ्टी में इस रेंज में आपको खरीदारी करनी है। बेचना जो चाहते हैं, आई डोंट नो इतना ऊपर मिलेगा नहीं मिलेगा। 11,650, 11,700 परफेक्ट रेंज है शॉर्ट करने की, अगर वहाँ मिलता तो बेचना चाहिए। 11,800 का स्टॉप लॉस लगाकर 11,600, 11,525 और 11,500 ये होंगे आपके टारगेट बिकवाली करने के लिए। आज से बैंक निफ्टी 22,075, 22,275 ये परफेक्ट रेंज है आपके लिए खरीदारी करने की। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,000 का है। 22,000 के नीचे जाए बिल्कुल भी सोचिएगा मत, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लीजिएगा। 22,450, 550 हर 100 पॉइंट ऊपर आपके लिए रुकावट के लेवल है, तो 850 तक आप 450 से लेकर 850 हर 100 पॉइंट पर इनफैक्ट ऊपर, इनफैक्ट 550, 650, 750 ये हो गए। अब आपको बेचना है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी बेचने में एक थोड़ी सी ये बात है, कल के बड़े मूव के बाद ऐसा लगता है कि अगर आज एक दिन में और ऐसा मूव मिल जाए तो क्या थोड़ा ऊपर मिलेगा क्या? 22,850, 22,950 जैसा बेचने को मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन एक दिक्कत और है कि बार बार 22,650, 675 से बैंक निफ्टी घूम कर आ रहा है, और आज कमज़ोर शुरुआत के बाद क्या 22,650, 675 ये अच्छी रेंज है बेचने की? तो एक बार तो लगता है कि हाँ अच्छी रेंज है, अगर वहाँ मिलता तो वहीं बेच देना चाहिए। लेकिन रेंज है आपके लिए 22,650, 22,850 की, जहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली। 23,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 22,550, 22,450 और 22,300 ये तीन टारगेट नीचे की तरफ बिकवाली के लिहाज से। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं बैंक निफ्टी में, एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चांस लेकर ट्रेड करना चाहते हैं, वो 22,650, 22,700 की रेंज में पक्का बेच दें। एक बार चांस ले लीजिए 50 पॉइंट के रिस्क के साथ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,750 का लगा देना। आप इंतजार मत कीजिए ऊपर तक का। 50 पॉइंट एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो वहाँ पर एक बार आप बेचने का चांस ले सकते हैं, या एट द मनी पुट खरीद सकते हैं कि आपने 22,600 का पुट ले लिया या 22,700 का पुट ले लिया, तो आपके लिए वहाँ पर पैसे बनने के चांस हैं। तो एक वो आप चांस बैंक निफ्टी पर ले सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और बैंक निफ्टी पर तो आपकी कॉल्स सुपर हिट रही हैं। दोनों तरफ के ट्रेड के मौके आपको मिलेंगे। थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर्स चाहें तो काउंटर पोजीशंस भी ले सकते हैं, पर एक बार आपको बता देते हैं, कल क्लोजिंग के समय एक सटीक स्ट्रैटेजी दी थी सही लेवल्स पर बैंक निफ्टी की, और सारे के सारे लेवल्स हमने कुछ ही मिनटों में आते हुए देखे थे। एक बार बता देते हैं क्या स्ट्रैटेजी दी गई थी आपको। खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यहां से ब्रेकआउट देकर तेज दौड़ लगाकर दिन के हाई पॉइंट को पार करने को तैयार है। तो 22,450, 22,500 तक के टारगेट और ऊपर की तरफ आते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी में। दूसरा तरीका यह है कि आप 22,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लें। 22,200 के कॉल ऑप्शन के टारगेट रखिए आप 400 रुपए, 475 रुपए और 525 रुपए। इन तीन टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का 22,200 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स मेरे बैंक निफ्टी पे आज के आ चुके हैं। 22,450 स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी टारगेट हासिल कर चुका है। 22,455 का हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने। और कॉल्स के भी मैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ब्रॉडली सारे टारगेट्स लगभग हासिल होने आए होंगे। अनिल जी, ये जो आपने लेवल्स पकड़े कल बैंक निफ्टी के, और वो भी इवेंट रिस्क से पहले, ये मतलब कैसे कर लेते हैं आप सर? ये एग्जैक्टली क्या आपको डेटा बता रहा था जिसकी वजह से आप ये लेवल पकड़ पाए? और उसी डेटा की बात करें तो आज के क्या अहम लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? दीप, मैं आपको बताऊं, जितने मैं पकड़ पाता हूं लेवल्स उससे ज़्यादा छोड़ देता हूं। बहुत ईमानदारी की बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स के बजाय मैं क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स दूं। और इस चक्कर में ना बहुत बार चीज़ें छूटती है। वो आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैं अगर 4 बार सोचता हूँ तो 4 में से एक ही बार दे पाता हूँ। 3 बार मेरे निकल जाते हैं ऐसे कि 50 सोचने में देखने में 50-75 पॉइंट का मूव आ गया। अब आप कल का एग्जाम्पल देखिए। कल आमतौर पे मैं 2:30 बजे अगर आपको स्ट्रेटजी देता
तो मैं 2:30 बजे स्ट्रेटेजी के साथ डेटा डिस्कस करके वहाँ पर बाय कॉल देता। लेकिन वो एक मूव ऐसा नज़र आ रहा था कि ये भागने को तैयार है और वो मूव पकड़ना बहुत ज़रूरी था कि 8-10 मिनट पहले ही मैं आपको बता दूँ, अगर मैं 10 मिनट का इंतज़ार करता तो शायद बैंक निफ्टी भाग जाता। और मैं इस बात की कोई गलतफहमी में नहीं हूँ कि मेरे बोलने की वजह से बैंक निफ्टी भागा। हर बार थोड़ी कोई मेरे बोलने से भागता है। अगर बैंक निफ्टी को भागना है तो वो भागेगा, गिरना है तो गिरेगा, हम बोले ना बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ट्रेड सही हो जाता है, रिकमेंडेशन सही हो जाती है और जब सोचें उस समय ही एक बड़ा आपको मूव मिल जाता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज़ ऐसा नहीं कि पिछले 3 ट्रेड बहुत सही गए, इसका मतलब मेरा आगे के 30 ट्रेड भी वैसे के वैसे सही जाएंगे। कभी कभी आपके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे, कभी कभी आपको बैंक निफ्टी थका भी देगा, पका भी देगा। आप ये सोचेंगे अनिल जी के तो बोलने के बाद तुरंत भागता, आज क्या हो गया। तो वो होगा, ये इसमें कोई ये भागने में हमारी कलाकारी नहीं है, हमारी स्किल्स नहीं है, वो तो डेटा नज़र आ रहे हैं। और मैं इसीलिए बार बार डेटा ढूंढता रहता हूँ, घूरता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कि कहाँ से निकलेगा एक्शन। और वो एक्शन और एक्शन, थॉट प्रोसेस और मार्केट की स्क्रीन, अगर वो तीनों एक साथ मिल जाए तो कभी कभी कल जैसे मूव मिल जाते हैं तो ठीक है। एक अच्छा ट्रेड कल लोगों को आई एम श्योर मिल गया होगा। और हालांकि मैं फिर कहूँगा देव, जिस स्पीड से भागा, ईमानदारी से मैंने भी नहीं सोचा था कि एक ही घंटे में मूव आ जाएंगे। मुझे ये तो लगा था कि 150-200 पॉइंट की जगह तो दिख रही है, लेकिन बोलने के बाद 250-300 पॉइंट ऐसे इतना तेज़ी से भागेगा, ये तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि आप ट्रेड करें तो ऐसा ना सोच के करें कि देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी प्लेयर उतना ही अच्छा है जितने कि उसने लास्ट इनिंग कैसी खेली थी, और कोई भी एनालिस्ट उतना ही अच्छा है कि जितनी उसने लास्ट रिकमेंडेशन कितनी बढ़िया दी थी। तो आप लास्ट रिकमेंडेशन के बेसिस पर अगर किसी बैट्समैन ने पिछले मैच में सेंचुरी मारी है तो आप ये कहेंगे कि कल भी जाके ये सेंचुरी मारने वाला है? जी नहीं। तो वैसा ही हाल हमारा भी है। लास्ट ट्रेड अगर अच्छा रिकमेंड हुआ है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आगे के सारे ट्रेड अच्छे रिकमेंड हों ही। आपको वो रिस्क में ध्यान रखकर फिर कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रेड मत लीजिए या भरोसा मत कीजिए रिकमेंडेशन में। हम बहुत मुश्किल से, बहुत सोच समझ कर 5 रिकमेंडेशन छोड़ने के बाद एक देते हैं, तो इसका मतलब सोच समझ के, लेकिन उसके बावजूद भी गलती का, अब समझिए मैंने 5 बार सोचा और 5 बार में से 4 बार मैं नहीं दे पाया और वो ट्रेड जो मैं सोचा था उसी तरह के निकले, और तो मेरे भी तो लो ऑफ एवरेजेस लग सकता है कि वो 5 वाला जो एक रह गया। और कभी कभी हमें भी तो लेफ्ट आउट फीलिंग आ सकती है कि अरे 4 बोल देते तो अच्छा होता था, ये तो मिस हो गया, व्यूअर्स देख लेते तो उनके काम का हो जाता था। लेकिन फिर अब जब आपको लेफ्ट आउट फीलिंग आए कि अरे 4 अच्छी रिकमेंडेशन छूट गई, अब इसमें थोड़ा भी 19-20 से चलो बोल देते हैं, तो उस समय ही अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो इसलिए ये ध्यान में रखिए, हम 100% कभी सही नहीं होंगे। कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ दीप, जो कि आज और कल हम फिर से आपको जीरो और हीरो ट्रेड देंगे। पिछले हफ्ते से हमने इसकी शुरुआत की और बहुत सुपर हिट रहा। 3 कॉल्स आए थे, 3 के तीनों कॉल्स ज़बरदस्त सुपर हिट रहे। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन से शुरुआत की थी, फिर सुमित जी ने दिया था, जय ने दिया था, तो सारे ऑप्शन सुपर हिट रहे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे ये जो आपके हीरो या जीरो ट्रेड आएंगे वो हीरो ही होंगे, ज़ीरो भी होंगे। और आपको हीरो और ज़ीरो ट्रेड उतना ही लेना है जितना आप ये मान के चले कि ये ज़ीरो होने वाला है। उसके बाद प्रॉफिट आ जाए तो अलग बात है, आप जीरो मान के रखिए। मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ कि आज और कल अगर ट्रेड आएंगे तो प्लीज़ आप है ना ओवर ईटिंग की कोशिश न करें। आदमी भूख से कम मरते हैं, ज़्यादा खाने से ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम है ना हेल्थ की, वो ज़्यादा खाने की वजह से, कम खाने की वजह से कम प्रॉब्लम है। तो आप उतना ही खाएं जितना आप पचा पाएँ। इनफैक्ट जितना पचा पाएँ उससे कम खाएंगे तो डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट रहेगा, प्रॉफिट आपका होने की संभावना ज़्यादा। तो मैं फिर से अलर्ट कर रहा हूँ, बहुत सावधानी से करिए। ऐसा नहीं कि ओवरबोर्ड हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना इस मार्केट का सबसे बड़ा खतरा है। प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा। और हमारी रिकमेंडेशन कभी भी 100% हो ही नहीं सकती है, लिख के दे रहा हूँ, हो ही नहीं सकती, ये ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, पर आप बहुत हम्बल हो रहे हैं। 100% नहीं हो सकती, फिर भी आपका स्ट्राइक रेट तो सुपर हिट ही है सर, जब भी आप ये कॉल्स देते हैं, स्पेशली जो आफ्टरनून बैंक निफ्टी कॉल्स होती हैं। तो उस हिसाब से बताइए सर, आज डेटा क्या लेवल्स बता रहे हैं, और जो फंड एक्शन हुआ है, स्पेशली जो एफआईज की अच्छी बाइंग है, वहाँ से क्या संकेत लेने चाहिए? जी दीप, जब हम्बल होने की बात आप कर रहे हैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब कॉल सही जाए और आप बहुत प्यार देते हैं, भले वहाँ थोड़ा प्यार कम कर लें, लेकिन बंसल जी की भाषा में
कॉल गलत हो जाए तो प्लीज़ दिल से मत निकालिएगा बाहर और ट्रोल कम करिएगा, क्योंकि है ना मैं है ना वो दर्शकों की जो भावनाएं मैं उसको दिल से लेता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है अगर किसी का नुकसान हो जाए मेरे बोलने पे, तो इसलिए भले ही आप तारीफ़ कम करेंगे नहीं करेंगे चलेगा, प्लीज़ जब कॉल गलत हो जाए तो थोड़ी मेहरबानी रखिएगा, कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान कभी ना हो। जहाँ तक सवाल डेटा का है, कल कैश में एफआईज की तरफ से बढ़िया खरीदारी आती हुई दिखी। 1170 करोड़ की खरीदारी आई हुई है कैश मार्केट में, बढ़िया आंकड़ा है। 84 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में डीप शॉर्ट कवरिंग हुई है, ऐसा नहीं फ्रेश खरीदारी है हार्डली कुछ है। शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में काफ़ी दमदार की है एफआईज ने, ये एक अच्छा संकेत है। आंकड़ा छोटा है लेकिन शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा, मैं फिर से बता रहा हूँ। अब आइए 500 करोड़ के ऑप्शन खरीदे हैं एफआईज ने। 500 करोड़ के ऑप्शन में सारे के सारे पुट खरीदे हैं और कॉल भी कुछ हद तक शॉर्ट किए हैं। तो एफआईज के आंकड़े वायदा कारोबार के मिले जुले हैं, जहां शॉर्ट कवरिंग हुई है और साथ ही पुट खरीदे हैं। तो थोड़ी मंदी की पोजीशन उन्होंने फ्यूचर्स में से काटी है और ऑप्शंस में कन्वर्ट की है। कैश मार्केट में 1170 करोड़ खरीदा है और 300 करोड़ स्टॉक्स बेचे, तो नेट मेरे लिए आंकड़े अच्छे हैं। घरेलू फंड ने फिर से 900 करोड़ की भारी बिकवाली की है, तो ये लोग सुधर नहीं मान नहीं रहे तो बेचने से, तो अब उनका व्यू है अपनी जगह ठीक है। जिन्होंने 7,500 देखा हो 4-5 महीने पहले, उनको 11,500 का लेवल अगर प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छा लगता है तो बुरा नहीं, क्योंकि उस वक्त खरीदने वाले भी ये सारे घरेलू फंड ही थे। तो ये आपके लिए डेटा। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। 11,500 आपके लिए मेक और ब्रेक है। दीप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आज के डेटा में, वो देखिए 11,500 के कॉल ऑप्शन पर वीकली और मंथली सीरीज दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। वीकली में 22 लाख शेयरों का, कल आप उसके ऊपर बंद हुए हैं, उसके बावजूद 11,700 मान लीजिए 26 लाख शेयर वहाँ है, लेकिन ब्रॉडली 11,500 अच्छी पोजीशन वाला कॉल ऑप्शन वाला है। तो 11,500 आज आपके लिए निर्णायक लेवल है। इसके नीचे हैं तो हल्के कमज़ोर हैं, और 11,500 के ऊपर हैं 20 पॉइंट अगर नीचे भी खुलें तो आप मानिएगी मत कि आप कमज़ोर हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 11,500 मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ठीक नीचे 11,400 पर मजबूत सपोर्ट है और 11,600 पर हल्की रुकावट वाला। सिंपल, ये आपके लिए हो गए डेटा निफ्टी के। बैंक निफ्टी 22,500 ये पार करना जब तक, अब मैं आज मैं आपको उल्टा कह रहा हूँ। अब देखिए कल मैं बैंक निफ्टी पर बहुत बुलिश था, मैं अब आपको कह रहा हूँ जब तक 22,500 22,550 के ऊपर टिककर बैंक निफ्टी ट्रेड ना करें तब तक बैंक निफ्टी मजबूत कमाल दिखाया और नीचे से भागा। लेकिन बैंक निफ्टी ने वो कमाल नहीं दिखाया कि 22,500 के ऊपर बंद हो। मैं आपको लगातार ये कह रहा था कि मुझे 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और 22,500 पर 11 लाख शेयर कॉल्स में 22,500 के ऊपर निकल कर टिके 22,500 22,550, तो मेरा बाय कॉल भी आएगा, फायरवर्क्स भी दिखेंगे, और अगर 22,650 22,700 की रेंज को पार करके टिके तो आग लगेगी। तो मैं 22,550 22,500 ये 50 पॉइंट की रेंज पर पैनी नज़र रखे हूँ, ये पार होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो आप एक बार फिर से बैंक निफ्टी को 22,075 से 22,275 की रेंज में आते हुए देखेंगे, और वहाँ पर आपको खरीदना है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी डेटा में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो आया है। कल दोपहर में जो कॉल था वो डेटा के दम पर आया था कि शॉर्ट कवरिंग होनी है, दिख रहा है डेटा में, लेकिन वो हो गई। 22,500 पर 11 लाख शेयर कम नहीं होते, तो वो रुकावट का लेवल है। और नीचे की तरफ आपके लिए 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 9 लाख शेयर पुट में वहाँ पर है। ये बैंक निफ्टी के लिए रेंज है 22,000 22,500 22,500 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी, तब तक आप मजबूत नहीं है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो इस मार्केट में डेटा डिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और जैसा अनिल जी ने कल आपको सुपर हिट बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी दी, देखते हैं आज डेटा क्या बताता है। एफनो बैन अब 10 स्टॉक्स हो गए हैं, 8 ऑलरेडी थे, एक भी स्टॉक बाहर नहीं आया है, बट फ्रेश एंट्री हो गई है वोडाफोन आइडिया और टाटा केमिकल्स की, यहाँ पर आप नजर रखिए। चलिए हमारी रिसर्च टीम के साथ भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि आज के क्या स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन किधर आके आ रहा है। पूजा, कुशल, संदीप और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत आज के ट्रिगर से करें तो धानुका एग्रीटेक आज फोकस में रहेगा। बोर्ड बैठक में बायबैक पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर्स की भी राइट्स इशू की आज एज डेट है, और राइट्स इशू का जो प्राइस है वो 133 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। तो ये दोनों इवेंट पर नजर रहेगी। कुछ नतीजों पर बात करें तो पीएनजी हेल्थ केयर के नतीजे आए हैं, नतीजे मिले जुले हैं।
बिक्री की अगर बात करेंगे तो 14% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स अगर देखेंगे तो एबिटा में 3.5% की गिरावट है, लेकिन मार्जिन सुधरे हैं और मुनाफे में भी 11% की बढ़त इस बार देखने को मिली। इसके अलावा कंपनी ने 230 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। स्पाइसजेट यहाँ पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। अगर बिक्री की बात करेंगे तो 82% की गिरावट दर्ज हुई है और 263 करोड़ के मुनाफे के सामने इस बार कंपनी ने 601 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, तो कमजोर नतीजे। एनएफएल के नतीजे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर शानदार है। बिक्री 9% बढ़ी है। कंपनी ने इस बार 108 करोड़ का मुनाफा भी दर्ज किया है और मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स काफी शानदार नजर आ रहे हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर है, लेकिन बिक्री के फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यानी नंबर्स मिले जुले हैं। बिक्री 14% बढ़ी है कंपनी की, मुनाफे में 30% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। और आखिर में बात करते हैं लिबर्टी शूज की। ये कंपनी भी नतीजे कमजोर है, मुनाफे से भी घाटे में आ चुकी है कंपनी। आय में करीब 70% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है और 2.5 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बार कंपनी ने 11 करोड़ का घाटा दर्ज किया। ओके, कई सारे मिड कैप नंबर्स आए हैं, कुछ और मिड कैप नंबर्स हैं कुशल के पास। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। दीपांशु, तो सबसे पहले स्टर्लिंग एंड विल्सन देखिए, यहाँ पर नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं। मुनाफे में 66% की गिरावट के साथ अब 16 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन जो है वो 5.3% से घटकर अब केवल 1.5% रह गई है। साथ ही फ्यूचर एंटरप्राइजेस देखें, यहाँ पर भी जो घाटा है इनफैक्ट इनका ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। 10 करोड़ का घाटा था पिछले साल और अब 294 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन जो है 27.5% से घटकर अब 6.5% केवल आती हुई नजर आ रही है। जयश्री ट्री नंबर्स यहाँ पर भी वीकर साइड पर दिख रहे हैं, पर यहाँ पर सरप्राइजिंगली जो इनका घाटा है 12 करोड़ का पिछले साल, वो अब 2 करोड़ का घाटे में तब्दील हुआ, यानी घाटा कम हुआ है, पर आय जो है वहां पर भी 4.5-5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। एमएपी इंफ्रा मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है। 7 करोड़ का मुनाफा था, 9 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है और साथ ही 64% की डिक्लाइन आपको इनकी रेवेन्यू में भी आती हुई नजर आएगी। साथ ही पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर भी 5-5.5 करोड़ का मुनाफा था, अब 1 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। कोविड का इंपैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिला है और साथ ही आय जो है 100 करोड़ से घटकर 16 करोड़ पर आती हुई दिखी है। वाटेक वाबाग, यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 8.3% से घटकर 6.7% आती हुई दिखी है। हालांकि जो इनका मुनाफा है वो 2.5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ होता हुआ दिखा है। बेसिकली यहाँ पर जो टैक्स रिडक्शन हुए हैं 8.5 करोड़ से 2.25 करोड़ पर, उसका जो इंपैक्ट है वो आपको प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है। आईटीडी सीमेंटेशन मुनाफे से घाटे में ये कंपनी भी आती हुई दिखी है। 16.5 करोड़ का मुनाफा था, अब 17 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही मार्जिन में भी 4-4.5% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। ऑलराइट, कुछ और स्टॉक्स जहां पर अर्निंग्स का रिएक्शन होगा। खबरों वाले स्टॉक्स कौन थे, आइए जानते हैं संदीप के साथ। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले हेक्सावेयर पे नजर रखिए। डीलिस्टिंग के लिए जो बोली लगाने की तारीख है उसे 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कल ये शेयर टेंडर करने का जो प्रोसेस था वो खत्म होना था, लेकिन सेबी से 1 दिन उसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, तो आज इसका आखिरी डे है और ऑफर प्राइस जो है वो 265 रुपए के आसपास का है। औरोबिंदो फार्मा, इस स्टॉक पे आप नजर रखिए। इन्होंने करार किया है डीबीटी और बीआईआरएसी के साथ। डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बीआईआरएसी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए ये करार किया गया और कंपनी का ये कहना है कि विदेशी स्टैंडर्ड की तरह ही वैक्सीन बनाने की कंपनी तैयारी कर रही है, तो ये स्टॉक आज जरूर फोकस में रहेगा। पिरामल एंटरप्राइजेस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ब्लैकस्टोन और पार्टनर्स ग्रुप, ये दो कंपनियां जो कि इनकी जो ग्लास यूनिट है पिरामल ग्लास, उसको खरीदने की दौड़ में अब शामिल होती हुई दिखी है। करीब 100 करोड़ डॉलर के आसपास की जो वैल्यूएशन है उसकी मांग कंपनी की ओर से की जा रही है। एमसीएक्स, ये स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में काफी अच्छा चला है। अब यहाँ पे खबरें आई हैं कि कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शन चार्ज में बड़ी छूट दी जाएगी। 31 मार्च 2021 तक ऑप्शन ट्रेडिंग पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज लेवी नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ बल्क डील्स में अगर आप देखें तो बीएससी, यहां पे कल बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 5.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं 554 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। और आखिर में कुछ एक्सेल से जुड़े हुए स्टॉक्स, इन पे नजर रखिए, जिसमें जीएनए एक्सेल्स, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, कलब्रूस इंजीनियरिंग। दरअसल चाइना से जो इंपोर्टेड एक्सेल्स हैं वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो सीमा है उसे बढ़ाया जा सकता है। ड्यूटी के नियम के ऊपर सरकार जांच कर रही है। आपको बता, सरकार ने 2018 में चीन से जो इंपोर्टेड एक्सेल्स हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगाई थी, तो कुछ यहाँ पे अनदेखी हो रही है, उस चीज का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिस वजह से हो सकता है जो ड्यूटी है इंपोर्टेड चाइनीज एक्सेल्स के ऊपर उसे सरकार की ओर से बढ़ा दिया जाए।
बिल्कुल, तो वो कई सारे स्टॉक्स हैं, खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहली रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया CLSC की रिपोर्ट है ये, और काफ़ी टाइम के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक पर हल्के से पॉजिटिव होते हुए नजर आए, लेकिन अंडर परफॉर्म की रेटिंग को तो इन्होंने बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 8 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 12 कर दिया है। कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 11 रुपये 75 पैसे के आसपास है। कह रहे हैं कि कंपनी जो टॉप 16 सर्कल्स में फोकस कर रही है, इससे एक फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि फंड रेजिंग के बाद भी अगर आप देखें तो जो कैश फ्लोज की स्थिति है वो कमजोरी देखने को मिलेगी। इंडसइंड बैंक यहाँ पर CLSC की एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 665 रुपए के लक्ष्य के लिए। 637 जो है कल की क्लोजिंग है, और ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि कंपनी जो है सही दिशा में कदम उठा रही है और सभी सेगमेंट के जो कलेक्शंस है इसमें एक बढ़िया सुधार देखने को मिला है। अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आई हैं। CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1820 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1672 कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि चौथी तिमाही से अगर आप देखें तो जो कारोबार है वो पूरी तरीके से नॉर्मल होते हुए नजर आएगा, और फार्मेसी कारोबार में ये मान रहे कि आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। मॉर्गन स्टैनली भी बुलिश है, ये ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1899 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली की एक और रिपोर्ट है लुपिन पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1016 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1004 कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि आगे जाकर आय में बढ़त के अच्छे खासे ट्रिगर सामने नजर आ रहे हैं। UBS की रिपोर्ट है PVR पर, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 1575 का। 1264 की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि अनलॉक 5 में मैनेजमेंट का मानना है, उम्मीद है कि चीज़ें जो है थोड़ी सी सामान्य होती नजर आएंगी, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। और सिटी की रिपोर्ट है रामको सीमेंट्स पर, जहां पर कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी किराए के साथ। 850 का लक्ष्य दिया है, 729 कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे हैं कि डिमांड और प्राइसिंग ट्रेंड जो है अब सीमेंट कंपनीज के फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है। आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है HDFC लिमिटेड, लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 2210 के लक्ष्य के लिए। 1763 जो है कल की क्लोजिंग है। यह है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आपको करना है फोकस आज के सेशन में। रिपोर्ट्स के अलावा रिकमेंडेशंस पर भी करिए फोकस। शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पिक ऑफ द डे के बिगुल के लिए। और शुरुआत करेंगे हम ऐसे एक्सपर्ट के साथ जिनके साथ शुरुआत करने पे कोई ऑब्जेक्शन ले नहीं सकता। तो चलते हैं सीधे कोलकाता। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खरीदेंगे आज आप? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे पास आज यूपीएल है रडार पर। मुझे लगता है कि यूपीएल में एक अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है। 534 का लेवल होगा अनिल जी। अगर ये स्टॉक 534 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करने लगता है तो 560 से 575 मेरा दूसरा लेवल्स है, जो कि 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में आ सकता है। इंट्राडे के लिए कॉल नहीं है, थोड़ा सा पोजिशनल है। लंबा स्टॉप लॉस मैंने चूज किया है 515 का, और 560 575 का मेरा 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट है। और यूपीएल मेरा स्टॉक है, यूपीएल। ओके, सिमी जी को पसंद है यूपीएल, यहां पर खरीदारी करने की राय। शुभम जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो मेरा पिक है वो है आईटीसी, और आईटीसी में एक शॉर्ट की सलाह है। और अगर हम आईटीसी को देखें तो काफ़ी समय से एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और डेरिवेटिव डेटा में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20-25 दिन से यहाँ पे कंसिस्टेंटली शॉर्ट कवरिंग का एक साइकिल देखने को मिल रहा है। और हमने देखा है कि पहले भी मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने ब्रेकआउट का अटेम्प्ट को फेल किया था, और कल एक चार्ट पे ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये सारे डेटा पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक करेक्शन हमें आईटीसी में देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी का 180 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने की राय है, जो लगभग 2.5 रुपये के आसपास कल क्लोज हुआ है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 1.5 रुपये पे, और 4.5 रुपये तक का टारगेट होगा इस पुट ऑप्शन के लिए। ओके, पुट ऑप्शन खरीदना है आईटीसी का, मंदी की पोजीशन बनानी है ये, और ये 180 वाला पुट ऑप्शन खरीदना है, राइट सर? बिल्कुल अनिल जी, 180 वाला पुट ऑप्शन 2.5 रुपये के आसपास का क्लोज है, 4.5 का टारगेट, 1.5 का स्टॉप लॉस। ओके ठीक है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है, मंदी करने की राय शुभम जी की तरफ से आती हुई। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का पिक ऑफ द डे में स्टॉक जो चलना चाहिए वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कल हमने एक अच्छा अपसाइड मूव देखा, 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है।
और आज ये अच्छा पिक ऑफ द डे के तौर पे एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 10% का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 35 से 36 रुपए के इमीडिएट टारगेट्स होंगे, खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए 30 रुपए 50 पैसे का। 30 रुपए 50 पैसा अच्छा स्टॉप लॉस है 35 से 36 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आज क्या करेंगे, खरीदना है या बेचना है? अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। खरीदूंगा। स्टॉक है लुपिन, 1001 का क्लोज है, बंद है। 987 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 1035 तक के टारगेट्स में आज और कल में देख रहा हूं। ओके, 1035 तक के टारगेट के लिए ल्यूपिन में करें खरीदारी। और ल्यूपिन में बता दूं आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी है, हालांकि टारगेट उनके मार्केट प्राइस के आसपास के ही 1016 के हैं, इस पर भी आप रखिएगा ध्यान। आइए कुणाल जी से भी पूछ लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। कुणाल जी बताएं सर, आपको क्या पसंद है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज मेरी खरीदारी की राय है बीएससी लिमिटेड पर, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पर। अनिल जी मुझे लगता है जो पूरा स्पेस है इसमें कुछ ना कुछ अनिल जी बड़ा हो रहा है। जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन हमने देखा है, कल इसमें नैम इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी खरीदारी की है और उसके अलावा राधा किशन दमानी जी ने एनएससी के शेयर्स में खरीदारी की है। तो मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पर कुछ बड़ी री रेटिंग हुई है, होने की संभावना है। अभी मैंने हाल ही में अनिल जी एक लेख पढ़ा था इकोनॉमिस्ट मैगजीन में, जिसमें आया है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया भर में जो एक्सचेंजेस हैं उनके स्टॉक्स में हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है और री रेटिंग की संभावना है। तो मुझे लगता है अनिल जी बीएससी के शेयर को मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहिए। बहुत बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 560 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें। 650 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है बड़े वॉल्यूम के साथ। मेरी राय में बीएससी को बाय करना चाहिए। ओके, मतलब शेयर खरीदना है या पूरा एक्सचेंज करना है? आप बोल रहे हैं बीएससी में, बीएससी को बाय करें, मतलब बीएससी का शेयर या बीएससी पूरा ही बाय करना है? अरे जी काश ऐसा हो पाता कि पूरा बीएससी के सारे शेयर्स और पूरी एक्सचेंज खरीद पाते, लेकिन अनिल जी हम तो शेयर खरीद करके ही संतोष करना पड़ेगा हमें। हाँ, तो ऐसे ही एक छोटा सा जल्दी से सुना दो। एक जगह डॉक्टर, इंजीनियर और मारवाड़ी सीए तीनों थे, तो उनको पूछा गया इंटरव्यू में कि BMW आप कितने साल में BMW खरीदेंगे? तो डॉक्टर ने बोला 3 साल में, इंजीनियर ने बोला 5 साल में और मारवाड़ी सीए ने बोला 8 साल में। तो बोला आपको इतना ज़्यादा समय क्यों लगेगा? उसको पूछा बाकी ये तो डॉक्टर साहब तो 3 साल में ही खरीदें। बोला कंपनी भी तो इतनी बड़ी है ना, तो इसलिए जब आप सोच रहे हो तो बीएससी का शेयर खरीदना है, बीएससी खरीदना है, वो मैंने कहा आपको पूछ लूँ, क्लैरिफाई कर लूँ, क्योंकि आप ना इरादे बड़े रखते हैं कुणाल जी, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। चलिए बीएससी में खरीदारी होती हुई दिखिए जी। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी हाँ हाँ अनिल जी मारवाड़ी सीए तो हम में से आप ही हैं केवल। चलिए, तो मेरा इरादा तो है नहीं, मेरा इरादा तो आपसे रिकमेंडेशन लेने का है, लेकिन खरीदारी का इरादा बीएससी में है। निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, नैम इंडिया जो लिस्टेड स्टॉक भी है, जिसको पहले आप रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते थे, आज ब्लॉक डील में उनकी तरफ से खरीदारी आई है। कल के सेशन में उन्होंने 5.5 लाख शेयर खरीदे हैं 554 रुपये के दाम पर और 585 पर बंद हुआ। तो फंड्स भी बीएससी पर बुलिश हैं, कुणाल जी भी बुलिश है। और अब फाइनली बंसल जी आपके लिए इंतज़ार की घड़ियां हुई समाप्त। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी पिक ऑफ द डे से पहले 2 अपडेट अनिल जी। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अनिल जी, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले अनिल जी, पिछले सप्ताह इंसिडेंटली मैंने, आपने और कुणाल जी ने तीनों ने रिकमेंड किया था 525 528 के अराउंड रिकमेंड किया था ये स्टॉक। और उसके बाद अनिल जी हमने अपने क्लाइंटों को भी दिया, हमने अपने क्लाइंटों को ऊपरी स्तरों पे दिया हुआ है 542 से लेकर 545 के स्तरों पर। और बिल्कुल मैं कुणाल जी के साथ हूं। इसके अंदर एक वीकली चार्ट पे एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 640 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अनिल जी दूसरा अपडेट ये है कि ये जो आज बागली जी ने ब्लू जैकेट पहनी है, इसमें वो सबसे सुंदर और सबसे यंग लगते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा ब्लू मेरा है। और अनिल जी सबसे ज्यादा ब्लू जो पहना है आपने पहनी है अनिल जी, ब्लू टाई, वो भी सिंगल नॉट में क्या होता है अनिल जी, टाई थोड़ी सी टेढ़ी होकर मुड़ती है और इसको अंग्रेज जो होते हैं, खासकर यूरोपियन लोग पहनते हैं। तो अनिल जी किसी दिन समय हो मस्ती की पाठशाला में
तो ये सिंगल नॉट टाई बांधना भी सिखाइएगा, ये बिल्कुल नहीं आती है। ये अनिल जी सिंगल नॉट टाई अनिल जी बड़ा रिच लोग, अच्छा मेरे को तो ऐसा लगा बराबर बनी नहीं इसलिए। तो जो आदमी रिच और इंटेलेक्चुअल, नहीं अनिल जी ये तो लोग जबरदस्ती, अनिल जी आप देखिए जितने भी हाई फाई मतलब हाई प्रोफाइल जॉब में होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो सब सिंगल नॉट पहनते हैं अनिल जी। आप ये मॉर्गन स्टैनली CLSA वालों जिनकी रिपोर्ट्स देखते हैं, वो सब ये सिंगल नोट पहन के ही आते हैं अनिल जी। तो ये अनिल जी सीखना है आपसे, तो कभी भी समय हो, पूरा टाइम पड़ा अनिल जी, कभी मस्ती की पाठशाला में ये सिंगल नोट अनिल जी टाई बांधना सिखाइएगा। हाँ, अरे मेरे पास तो समय कम था, मैंने कहा डबल नोट में डबल टाइम लगेगा, सिंगल नोट में कम टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सिंगल नोट बना ली और टेढ़ी मेढ़ी बनी है। मुझे नहीं पता था ये टेढ़ी मेढ़ी टाई बनना भी फैशन हो जाएगी। तो वाह, मतलब मैं बिना जाने ये फैशनेबल हो गया एकदम, क्या बात है, वाह जी। कुणाल जी कुछ कह रहे हैं, जी कुणाल जी। अनिल जी आप भी मेरी तरह टाई पहले से बांध के रखते हैं, सीधा चढ़ाते हैं, या अनिल जी शो से पहले बांधते हैं? देखो एक्चुअली जब मैं ऑफिस में होता हूँ तब तो मुझे बनी बनाई मिलती है, हमारे स्टाइलिस्ट वगैरह सब लोग होते हैं। घर पे होता तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो पता नहीं मैंने कब और कहाँ सीखा ये मुझे याद नहीं है, लेकिन टाई बनाना बहुत पहले से आ गया। वो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब जो सीख जाए वो सीख जाए, जो ना सीख पाए वो ज़िंदगी भर न सीख पाए, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो चलिए, ना सीख पाए तो वागले जी और बंसल जी की तरह आप जैकेट पहन लें, या फिर शुभम जी की तरह टाई ही ना लगाएं, और जो सीख पाएं बाकी हम 4 जनों की तरह आप टाई लगा सकते हैं। समझ तो गए होंगे आप। आइए अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। इनफैक्ट अच्छा लगा कि बंसल साहब ने टाई के ऊपर कमेंट किया है, तो फ्रैंकली मेरी भी ब्लू टाई है। इनफैक्ट स्टॉक्स के बारे में बात करें तो हमको एक कंपनी पसंद है जो गुजरात प्रमोटेड, गवर्नमेंट प्रमोटेड है, जिसका नाम है GNFC। अभी अनिल जी इसका रीजन 2 है। एक तो ये जो केमिकल बनाती है यहाँ पे, ये पूरा तरह से मोनोपोली रखती है। ये केमिकल का नाम है TDI, और इसके ऊपर अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगी है। और हाल ही में कम से कम 1.5-2 महीने से इनके जो कीमतें हैं वो करीबन 10 से 12% बढ़ी है। हमको लग रहा है कि ये कंपनी बहुत ही उम्दा इन्वेस्टमेंट चॉइस रहेगी, क्योंकि अभी इस प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट नंबरों में आया नहीं है। पहले क्वार्टर थोड़ा सा नरम जरूर है, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में ये प्राइस इंक्रीज का इफेक्ट जरूर आएगा, और इसका इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है 207, 208 जो अभी शेयर चल रहा है, यहाँ से करीबन 255, 260 का एक 6 to 12 मंथ्स का टारगेट बनता है। तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। और अनिल जी, मैं थोड़ा सा एक अपडेट देना चाहता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे हम काफी पॉजिटिव है, शेयर हालांकि काफी स्लोली चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर आने की उम्मीद है। यहाँ पे इनकी जो कोरियन सब्सिडरी है जो सियांग मोटर्स बनाते हैं, यहाँ पे खबर आई है कि पॉसिबली इसका बाय आउट अभी आने वाले कम से कम 1 या 2 महीने में होने की पॉसिबिलिटी है। महिंद्रा ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था, करीबन 75% इक्विटी अभी भी ये होल्ड करते हैं। तो ये अगर डील होती है तो काफी हद तक इनका जो पैसा यहाँ ये सब्सिडी में अटका है वो निकलेगा, और काफी हद तक इनकी वर्किंग कैपिटल के नीड्स के लिए काम में आना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक रिलेटिंग कैंडिडेट है। प्लस ट्रैक्टर सेल्स तो काफी बढ़िया चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर्स पे नजर रखिए, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे ये दोनों ही शेयर्स है, और अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने लगातार खरीदारी करने की राय दी है पहले भी, और अब भी खरीदारी करने की राय है आपके लिए। अरे बंसल जी, आपने सब कुछ तो बता दिया पिक ऑफ द डे के अलावा, जो मैंने आपको पूछा था अगर वो है तो बता दीजिए। कल वाली से ही काम चलाना पड़ेगा हमें। देखिए अनिल जी, मैंने तो कल भी पूरा डिस्क्लेमर दिया था कि मैं अनिल जी काम नहीं करता हूं। जो कल देके गया था इंडसइंड बैंक, तो उसी के साथ हूं। 615 का लेवल है, 660 पहला टारगेट, 670 दूसरा टारगेट। और अनिल जी इस बार लेवल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो कल दिए थे बिल्कुल सेम टू सेम वही लेवल्स हैं। ना छेड़छाड़े लेवल्स के साथ, न कोई चेंजेस। और इंडसइंड बैंक पर CLSA के आज एक रिपोर्ट भी 665 के टारगेट के लिए। और बंसल जी, कुणाल जी को और इंडसइंड बैंक, एक और शायद, हाँ एक और कौन थे, किरण जी, तीनों ने एक साथ कल जो रिकमेंड किया उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। CLSA की रिपोर्ट भी अब उनके पीछे पीछे आती हुई आपको नजर आ रही। नहीं, वागले साहब, माफ़ कीजिएगा, वागले साहब थे। वागले साहब, कुणाल जी और राकेश जी, तीनों ने इंडसइंड बैंक कल के क्लोजिंग शो में आपको किया रिकमेंड।